शिखर को रवि उसके घर लेकर जा रहा होता है। शिखर हैरान होता है कि बबीता के धोखे के बावजूद रवि इतना शांत कैसे था, जिसके जवाब में रवि शिखर को कहीं न कहीं यह बताता है कि शिखर अभी सच्चाई से अनजान था। घर पहुंचने के बाद रवि शिखर को लिविंग रूम के सोफे पर बैठाता है और पानी का ग्लास देता है। शिखर को देखकर पता चल रहा था कि वो अभी तक सदमे में था। शिखर अब भी यही सोच रहा होता है कि कैसे बबीता ने उसके भरोसे को तोड़कर शिखर को धोखा दिया था। कुछ देर बाद रवि शिखर के सामने आकर बैठता है। शिखर रवि को बिना पलके झपकाए देख रहा था। शिखर जानता था कि कोई बात थी जो रवि कहना चाहता था। किस सच्चाई की बात कर रहे थे तुम रवि? शिखर ने एक भारी और गंभीर आवाज के साथ पूछा। रवि कुछ देर तक ना बोला। कुछ देर बस अपना सर पकड़ के बैठा रहा और अपने माथे पर उंगलियां फेरता रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद रवि शिखर की तरफ झुका और एक लंबी आह भरी। शिखर, मैं चाहता हूं कि तुम शुभचिंतक को कॉल करो। अब वो ही तुम्हें बताएंगे कि असल में पूरी बात क्या है। शिखर ने यह कहा और सोफे पर पीठ लगाकर बैठ गया। शिखर अभी उलझन में था कि आखिर रवि किस सच्चाई की बात कर रहा था और शुभचिंतक उसे ऐसा क्या बताने वाले थे। शिखर ने इस बारे में और नहीं सोचा और शुभचिंतक को फोन मिलाया। हाँ शिखर, क्या तुम घर पहुंच गए? शुभचिंतक ने एक चिंता भरी आवाज में पूछा। जी, मैं घर पर हूं, शिखर ने जवाब दिया। शिखर, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना और सबसे जरूरी है कि खुद पर काबू रखना। शिखर, जो कुछ भी हुआ उसमें बबीता की कोई गलती नहीं है। ये सब विशाल की सोची समझी चाल थी। यह बात सुनते ही शिखर बीच में बोल पड़ा। सोची समझी चाल? पर बबीता तो... शुभचिंतक ने शिखर को पहले पूरी बात सुनने के लिए कहा। विशाल ने बबीता के माँ बाप को पकड़ रखा है। मुझे ये बात मेरे अपने सूत्रों से पता चली है। विशाल बबीता के माँ बाप के जरिए उसे ब्लैकमेल करके उससे ये काम करवा रहा था, तुमसे किसी बात का बदला लेने के लिए। शिखर को यह बात एक झटके की तरह लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं शुभचिंतक? शिखर ने हड़बड़ाहट में शुभचिंतक से पूछा। शिखर, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तो शुरू से ही शक था कि बबीता के साथ कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं बबीता को कई सालों से जानता हूं। जैसा वो बर्ताव कर रही थी वैसा उसने कभी भी नहीं किया था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, पर जब तक इस बात की पुष्टि हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुभचिंतक ने यह बात शिखर को बड़े ही विश्वास के साथ बताई। शिखर ये बात सुनते ही मानो खुद से निराश हो गया। वो जान गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। शिखर ने सिर्फ अपनी आंखों देखी पर भरोसा करके सब गलत समझ लिया था और सबसे बड़ी गलती शिखर से यह हुई थी कि उसने बबीता की बात तक नहीं सुनी थी और उसे बुरा भला बोल दिया था। शिखर ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि बबीता के साथ इतना सब हो रहा था और उसके बावजूद वो खड़ी शिखर की सारी बातों को सहती रही। शिखर अपनी ही नजरों में गिर गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है शुभचिंतक, शिखर ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में पछतावे के स्वर गूंज रहे थे। शुभचिंतक इस बात को समझ गया। उसे पता चल चुका था कि शिखर अपने किए पर पछता रहा है, पर इसमें शिखर की भी कोई गलती नहीं थी और इस वक्त ज्यादा जरूरी था बबीता के माँ बाप को बचाना। गलती और भूल इंसान से ही होती है शिखर, और तुम्हें कौन सा सच्चाई के बारे में पता था? जरूरी ये है कि हमें सच्चाई के बारे में पता चल पाया और वो भी वक्त रहते। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे सही करते हैं। शुभचिंतक की कही बात को सुनकर शिखर कुछ देर के लिए शांत हो गया। शिखर जान गया था कि इस वक्त कुछ करने का समय था, बैठकर अफसोस करने का नहीं। कुछ देर के बाद शिखर ने तपाक से शुभचिंतक से कहा, अभी हमें क्या करना होगा? शुभचिंतक ने शिखर को पूरा प्लान समझाया कि वो पहले बबीता को नकली इंफॉर्मेशन के साथ विशाल के पास भेजेंगे और शुभचिंतक अपने आदमी भेजकर बबीता के माँ बाप को छुड़वा लेगा। बबीता के माँ बाप के छूटते ही विशाल को ऐसा मजा चखाना होगा कि वो फिर से ऐसा कुछ करने के बारे में सपने में भी ना सोचे। शिखर शुभचिंतक की पूरी बात समझ गया था, पर एक चीज शिखर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो कुछ शिखर ने बबीता से कहा था उसके बाद वो सब मिलकर बबीता को कैसे ढूंढ पाएंगे। इसके साथ साथ शिखर ये भी सोचने लगा कि आखिर क्या बबीता शिखर को माफ कर पाएगी। शुभचिंतक शिखर को बताता है कि बबीता इस वक्त उसके घर पहुंचने वाली है
उसने पहले ही बबीता को फोन करके सब कुछ बता दिया था ताकि इस रणनीति पर जल्द से जल्द अमल किया जा सके। शिखर यह सुन के सहम जाता है कि आखिर वो बबीता को फेस कैसे कर पाएगा। शिखर को बार बार वो शब्द जो उसने बबीता को बोले थे सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखता हूं, रवि खड़े होते हुए कहता है। शिखर समझ गया था कि ये बबीता ही होगी। शिखर शुभचिंतक का फोन काट देता है। उसका दिल इस वक्त बहुत तेज धड़क रहा था। उसके लिए बबीता को फेस करना बहुत मुश्किल था, पर शिखर जानता था कि इस वक्त इन सबसे ज्यादा जरूरी बबीता के मां बाप थे जिनकी जान इस वक्त खतरे में थी, और कैसे भी करके उसे शुभचिंतक द्वारा बनाई गई रणनीति के साथ चलना होगा। जब रवि वापस आता है तो उसके साथ बबीता होती है। बबीता की गहरी लाल आंखों से पता चल रहा था कि बबीता किस कदर रोई थी। शिखर बबीता को देखते ही उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिखर को अपनी तरफ आता देख बबीता थोड़ा सहम जाती है। बबीता, मैं जानता हूं कि शायद तुम इस वक्त मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगी, पर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। शिखर की आवाज में लाचारी और विनम्रता थी। शिखर बबीता को बताता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो अपनी आंखों देखी के बलबूते पर कहा, और उसे इस बात पर बहुत अफसोस भी था। बबीता, तुम फिक्र मत करो, अब मुझे सब पता चल गया है, मैं सब ठीक कर दूंगा। बबीता ने कुछ नहीं कहा, वो बस एक टक शिखर को देखती रही। कुछ देर बाद बबीता ने बिना कुछ कहे सीधा शिखर के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। शिखर ने बबीता को कसकर पकड़ लिया। शिखर बबीता का दर्द महसूस कर पा रहा था कि एक तरफ शिखर के बोले लफ्ज और दूसरी तरफ मां बाप की जान। मां बाप न होने का दर्द शिखर से अच्छा कौन समझ सकता था। शिखर ने अब ठान ली थी कि वो अब कुछ भी करके सब कुछ सही करेगा और बबीता को एक बार फिर हंसते मुस्कुराते हुए देख पाएगा। रवि, शुभचिंतक के कहे मुताबिक हमें बबीता को कुछ नकली इंफॉर्मेशन देनी होगी ताकि बबीता जाकर विशाल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। शिखर ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, पर इसकी क्या गारंटी है कि इंफॉर्मेशन लेकर विशाल बबीता के मां बाप को छोड़ देगा। रवि कहीं ना कहीं शुभचिंतक की ताकत से अनजान था। वो नहीं जानता था कि शुभचिंतक बबीता के मां बाप को छुड़वाने के लिए अपने आदमी भेजेगा, और अगर विशाल ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो शुभचिंतक के आदमी धावा बोल देंगे। रवि पूरी बात समझ गया था, बस अब इंतजार था तो सुबह का। शिखर ने बबीता को बिठाया और पानी दिया। शिखर जानता था कि बबीता के लिए पिछले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। न जाने बबीता को क्या क्या सहना पड़ा था। शिखर ने बबीता की तरफ देखा और उसे आश्वासन देने की कोशिश की। बबीता, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। शिखर के ये बोलते ही बबीता ने भी जवाब दिया। बबीता की आवाज सहमी और डरी हुई थी। शिखर, विशाल बहुत खतरनाक आदमी है, अगर कुछ। बबीता की बात को शिखर ने बीच में काटते हुए बबीता को बताया कि उसे कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे बस पेन ड्राइव जाकर विशाल को देनी है और बाकी शिखर पर छोड़ देना है। शिखर ने बबीता को पूरी तरह से आश्वासन दिया कि शिखर बबीता या उसके मां बाप को कुछ भी नहीं होने देगा। कुछ देर बाद शिखर ने रवि को कहा कि बबीता को अपने रूम में छोड़ आए और खुद भी थोड़ा आराम कर ले। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला था जब विशाल के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जानी थी। शिखर भी आराम करने अपने रूम में चला गया। बिस्तर पर लेटने के बाद शिखर के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी, जिनमें से सबसे जरूरी यह बात थी कि शिखर से बदला लेने के लिए विशाल ने एक कितनी नीच हरकत करी थी। शिखर का विशाल के बारे में सोचते ही खून उबलने लगा था कि कोई इंसान एक छोटी सी बात के लिए एक बेगुनाह को इतना तड़पा सकता था और इतना दर्द दे सकता था। शिखर अब बस कल का इंतजार कर रहा था जब वो विशाल को एक ऐसे दर्द का एहसास करवा पाए जो उसने कभी अपनी जिंदगी में भी न सोचा हो। साथ साथ शिखर यह भी सोच रहा था कि विशाल को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता था। सुबह होते ही शिखर ने सब तैयारी करने के बाद सीधा शुभचिंतक को फोन किया। शुभचिंतक, सब कुछ तैयार है, कुछ ही देर में बबीता यहां से विशाल के घर के लिए रवाना हो जाएगी। उसके कुछ देर बाद मैं और रवि भी निकल जाएंगे। शिखर की आवाज में आत्मविश्वास लौट आया था। शुभचिंतक शिखर की आवाज में कॉन्फिडेंस की झलक से बहुत खुश हो गया था। उसने शिखर को बताया कि उसने अपने आदमी उस लोकेशन पर भेज दिए हैं जहां बबीता के मां बाप को विशाल ने रखा हुआ है और सब लोग 1 घंटे के अंदर अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
जिसके बाद अगर विशाल ने बबीता के माँ बाप को नहीं छोड़ा तो उसके आदमी अंदर घुसकर उसके माँ बाप को छुड़वा लाएंगे। शिखर अभी भी कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं था। शुभचिंतक, मैं विशाल को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूं। ऐसे नीच लोग कामयाबी और ताकत के लायक नहीं है, जो अपनी ताकत का दूसरों को सिर्फ दर्द देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिखर की बात सुनकर शुभचिंतक कुछ देर के लिए शांत हो गया। शुभचिंतक ने शिखर से कहा कि उसका भी इस बारे में ऐसा ही सोचना है जो शिखर का है, पर पहले हम बबीता और उसके माँ बाप को सुरक्षित कर दें, उसके बाद विशाल की बर्बादी आराम से सोच पाएंगे। शिखर शुभचिंतक की बात से सहमत था। उसने फोन काटते ही बबीता को विशाल के घर के लिए निकलने के लिए कहा। बबीता, इस बात का ध्यान रहे कि इंफॉर्मेशन देते ही उसे अपने माँ बाप को आजाद करने की बात कहना। बबीता शिखर को बताती है कि वो वैसा ही करेगी, जिसके बाद बबीता वहां से निकल जाती है। हालांकि सब कुछ प्लान के मुताबिक होना था, फिर भी शिखर और रवि को बबीता की बहुत चिंता हो रही थी। पर वो दोनों जानते थे कि बबीता खुद को संभालने में सक्षम थी और वैसे भी कुछ देर में वो भी यहां से निकल जाएंगे और उसके आसपास ही होंगे। कुछ देर बाद शिखर और रवि भी घर से निकलते हैं और विशाल के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। शिखर, याद रहे, हमें कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है अगर हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया, और हमें विशाल को कम नहीं आंकना चाहिए, रवि ने गाड़ी चलाते हुए शिखर से कहा। शिखर ने रवि की बोली बातों पर अपना सर हिला दिया, पर शिखर खुद ये बात जानता था कि शायद वो खुद पर इतना काबू भी न रख पाए। पर इस वक्त शिखर के जहन में सिर्फ और सिर्फ बबीता और उसके मां को लेकर चिंता थी। इसके अलावा शिखर सिर्फ ये सोच रहा था कि आखिर विशाल को किस तरह बर्बाद करना सबसे सही होगा। इतनी देर में शिखर को शुभचिंतक का फोन आता है, जिसमें शुभचिंतक शिखर को बताता है कि उसके आदमियों ने उस गोदाम को घेर लिया था जहां बबीता के माँ बाप को कैद करके रखा गया था, और एक इशारे में शुभचिंतक के आदमी उस जगह पर हमला करके उसके माँ बाप को छुड़वा सकते थे। ये जानकर शिखर और रवि दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। एक तरफ से तो चिंता आधी खत्म हो गई थी। शिखर जीपीएस में देखता है कि बबीता विशाल के घर के करीब पहुंच चुकी थी और वो दोनों अभी विशाल के घर से कुछ दूरी पर थे। शिखर रवि को रफ्तार बढ़ाने के लिए कहता है, क्या शुभचिंतक का बनाया प्लान हो पाएगा सफल? क्या शिखर और रवि बबीता को सुरक्षित वापस ला पाएंगे? क्या विशाल को पता चलेगा कि बबीता ने उसे गलत इंफॉर्मेशन दी थी? जानने के लिए सुनते रहिए